वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका अपने देश में गलत तरीके से घुसे या वीजा खत्म हो जाने के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाल रहा है। भारत में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की हुई है। वह यहाँ के संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत कब घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू करेगा। असम का ही उदाहरण लें तो उच्चतम न्यायालय ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के बजाय उन्हें अनिश्चित काल तक निरुद्ध केंद्रों में रखने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या सरकार उन्हें वापस भेजने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि असम तथ्यों को छिपा रहा है और हिरासत में लिए गए लोगों के विदेशी होने की पुष्टि होते ही उन्हें तत्काल निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, आपने यह कहकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया कि उनके पते ज्ञात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए, आप उन्हें उनके देश भेज दें। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने असम सरकार के इस स्पष्टीकरण पर आश्चर्य जताया कि वह विदेश मंत्रालय को राष्ट्रीयता सत्यापन फॉर्म इसलिए नहीं भेज रही है क्योंकि विदेश में बंदियों का पता ज्ञात नहीं है। पीठ ने असम सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, जब आप किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करते हैं तो आपको इसके बाद अगला तार्किक कदम उठाना पड़ता है। आप उन्हें अनिश्चित काल तक निरुद्ध केंद्र में नहीं रख सकते। संविधान का अनुच्छेद 21 मौजूद है। असम में विदेशियों के लिए कई निरुद्ध केंद्र हैं। आपने कितने लोगों को निर्वासित किया है। शीर्ष अदालत ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह निरुद्ध केंद्रों में रखे गए उन 63 लोगों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू करे जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात है और 2 सप्ताह के भीतर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायालय ने कहा, हम राज्य सरकार को इस आदेश के अनुपालन की जानकारी देते हुए उचित हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। अगर राज्य सरकार को पता चलता है कि राष्ट्रीयता सत्यापन फॉर्म 2 महीने पहले भेजे गए हैं तो वह तुरंत विदेश मंत्रालय को एक अनुस्मारक जारी करेगी। मंत्रालय को जैसे ही अनुस्मारक प्राप्त होगा वह राष्ट्रीयता की स्थिति के सत्यापन के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। पीठ ने असम के मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा से सवाल जवाब किए, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने डॉक्टर रवि कोटा से पूछा कि बंदियों को उनके संबंधित देशों में वापस भेजने में देरी क्यों हो रही है। पीठ ने मुख्य सचिव से कहा, पता मालूम नहीं होने पर भी आप उन्हें निर्वासित कर सकते हैं। आप उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकते। असम सरकार के वकील ने बिना पते वाले विदेशियों को निर्वासित करने में असमर्थता जताई। पीठ ने इस पर कहा, आप उन्हें उनके देश की राजधानी में भेज सकते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान की राजधानी तो जानते ही हैं। आप यह कहकर उन्हें यहाँ हिरासत में कैसे रख सकते हैं कि उनका पता ज्ञात नहीं है। आप कभी उनका पता नहीं जान पाएंगे। पीठ ने कहा कि राज्य का खजाना इतने वर्षों से हिरासत में लिए गए लोगों पर खर्च हो रहा है और यह आश्चर्यजनक है कि इससे सरकार को कोई परेशानी नहीं है। हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि बांग्लादेश ने बंदियों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पीठ को बताया, मेरी जानकारी के अनुसार यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या बांग्लादेश इन लोगों को लेगा। बांग्लादेश मना कर रहा है। भारत का कहना है कि वे भारतीय नहीं हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वे बांग्लादेशी नहीं हैं। उन्हें कोई अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। वे 10 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे जो कई साल से भारत में रह रहा हो। हिरासत में लिए गए लोगों के रोहिंग्या होने का दावा करते हुए गोंजाल्विस ने कहा कि केंद्र और राज्य को अदालत के सामने सच्चाई का खुलासा करना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम सरकार की ओर से दायर हलफनामे में खामियों के लिए खेद जताया और भरोसा दिलाया कि वह सर्वोच्च प्राधिकारी से बात करेंगे और अदालत में सभी विवरण पेश करेंगे। तुषार मेहता ने कहा, मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात करूंगा। यह राज्य का विषय नहीं है, यह केंद्र का विषय है जिसे केंद्र कूटनीतिक रूप से निपटाता है। मैं संबंधित अधिकारी से बात करूंगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अब तक निर्वासित किए गए लोगों का विवरण दे और बताए कि वह आगे इस तरह के बंदियों के मामले में कैसे निपटेगा जिनकी राष्ट्रीयता अज्ञात है। हम आपको बता दें कि पीठ ने असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और निरुद्ध केंद्रों में सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों पर NSA, UAPA, बेजिंग वार, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, 100% संपत्ति जब्त नहीं होगी, नागरिकता खत्म नहीं होगी और आजीवन कारावास नहीं होगा, तब तक ना तो घुसपैठी आना बंद करेंगे और ना ही यहाँ रह रहे घुसपैठिए भागेंगे। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा है। हर विधानसभा में 4 वार्ड है और अब जो टाटा और JNU की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के 147 स्थानों की डेमोग्राफी बदल गई है और ये डेमोग्राफी में बदलाव आया है घुसपैठियों के कारण।
मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो पीआईएल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस समय मैंने कहा था कि दिल्ली में 10 लाख घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और देश भर में टोटल 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। ये मैंने 2017 में बात बताई थी। अब उसी बात को टाटा और जेएनयू की रिसर्च ने भी प्रूव किया है। आज के सभी अखबारों के फ्रंट पेज की खबर है कि दिल्ली के 147 वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है। आप जरा सोचिए, दिल्ली में 70 विधानसभा है, एक विधानसभा में 4 वार्ड है। 4 वार्ड का मतलब कुल दिल्ली में 280 वार्ड है, और 280 वार्ड में से 147 वार्ड की डेमोग्राफी बदली है। यानी 50% से ज़्यादा वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है, और वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण है। जो रिसर्च में बात आई है कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से या म्यांमार से, वो सीलमपुर जाते हैं, जामिया नगर जाते हैं, जाकिर नगर जाते हैं, सुल्तानपुरी जाते हैं, मुस्तफ़ाबाद जाते हैं, जाफराबाद जाते हैं, द्वारका जाते हैं, गोविंदपुरी जाते हैं। वहाँ कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ में काम करना शुरू करते हैं। सब्जी मंडी में काम शुरू करते हैं, फल मंडी में जाते हैं, कबाड़ का काम शुरू करते हैं, ऑटो चलाना शुरू करते हैं, घरेलू काम शुरू करते हैं, मिस्त्री का काम शुरू करते हैं, लेबर का काम शुरू करते हैं, और इस काम को करते करते पूरे दिल्ली में फैल जाते हैं, और फिर दिल्ली के अलग अलग जगहों पे उनकी झुग्गियां बनवा दी जाती हैं। इस जो रिसर्च है इसमें यह भी पता चला है कि घुसपैठियों ने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए हैं। राशन कार्ड भी बनवा लिया है, आधार भी बनवा लिया है, वोटर आईडी भी बनवा लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि घुसपैठियों ने जनधन खाता भी खुलवा लिया है, और घुसपैठिए बाकायदा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। जो बातें मैंने 2017 में कही थी वो सारी की सारी बातें इस रिपोर्ट में आई हैं, सच साबित हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल दिल्ली नहीं, भारत के जितने प्रमुख शहर हैं, जितने हमारे राज्यों की राजधानियां हैं, जितने हमारे राज्यों में बड़े बड़े शहर हैं, वहां सभी पे बड़े प्लान्ड वे में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। और बसाया इसलिए जा रहा है कि जो हमारा ये कानून है, फॉरेनर एक्ट, ये इतना घटिया है कि ना घुसपैठियों को सजा मिलती है, ना घुसपैठियों के मददगारों को सजा मिलती है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 रुपए में वो आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है 2000 रुपए और देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर वो दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। फिर वो जनधन खाता खुलवा लेते हैं। फिर किसी नेता को मिलते हैं, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। लेकिन आज तक किसी घुसपैठियों की मदद करने वालों को सजा नहीं हुई। उसका मूल कारण है 1946 का बना हुआ ये घटिया फॉरेनर एक्ट। अगर ये घटिया फॉरेनर एक्ट नहीं खत्म किया गया, नहीं बदला गया, तो भारत में घुसपैठियों का आने का सिलसिला नहीं रुकेगा। घुसपैठी आते जाएंगे और यहाँ बसते जाएंगे और डेमोग्राफी बदलते जाएंगे। समाधान यही है कि ये तत्काल इस फॉरेनर एक्ट को बदला जाए और भारतीय न्याय संहिता में संशोधन किया जाए। इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ नियंत्रण के लिए इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए और सभी राज्य सरकारों से कहा जाए कि घुसपैठियों और उनके मददगारों पर एनएसए लगाएं। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए और सभी राज्य सरकारों से, सभी राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को रिटर्न में चिट्ठी देके कहा जाए कि आप घुसपैठियों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाइए। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए। वेजिंग वॉर के लिए इस भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान है। लेकिन आज तक घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। न घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगा रही है, न उनके मददगारों पे वेजिंग वॉर की धारा लगा रही है। घुसपैठ एक संगठित अपराध है और जो संगठित अपराध होता है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी राज्य के पास गुंडा एक्ट है। अलग अलग नाम से सबके पास कानून है, लेकिन उन कानूनों का उपयोग न घुसपैठियों के खिलाफ हो रहा है, न उनके मददगारों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए तत्काल सभी राज्य सरकारों को रिटर्न में चिट्ठी लिख के कहना चाहिए कि आप घुसपैठियों के मददगारों पे आप गैंगस्टर एक्ट लगाइए, मकोका लगाइए, घुसकोका लगाइए।
घुसपैठ अपने आप में सबसे बड़ा देशद्रोह है और घुसपैठियों की मदद करना तो सबसे बड़ा देशद्रोह है। लेकिन न घुसपैठियों पे देशद्रोह की धारा लग रही है जो अवैध रूप से आ रहे, न घुसपैठियों के मददगारों पे देशद्रोह की धारा लग रही है। जब तक जब तक ये फॉरेनर एक्ट खत्म नहीं होगा और जब तक भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर नहीं जुड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर नहीं लगेगा, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, उनकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, उनको आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। और घुसपैठ नहीं बंद होगी तो जैसे दिल्ली के 280 वार्ड में से 147 वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है, ऐसे आने वाले टाइम में बाकी शहरों की भी डेमोग्राफी बदल जाएगी और बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। समाधान यही है, तत्काल घुसपैठ नियंत्रण कानून, घुसपैठ के नियंत्रण के लिए एक नया चैप्टर बनाया जाए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि घुसपैठिए सच बोलेंगे नहीं और घुसपैठियों को अगर पुलिस डंडे से पीटेगी तो घुसपैठियों के मददगार सुप्रीम कोर्ट भाग के आ जाएंगे मानवाधिकार की दुहाई देने के लिए। और दे रहे, हमने 2017 में जो पीआईएल फाइल किया है, घुसपैठियों को डिटेक्ट करो, घुसपैठियों को डिटेन करो, घुसपैठियों को डिपोर्ट करो, उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं फाइल हो गई है और बहुत सारे बड़े बड़े वकील अपीयर भी कर रहे हैं घुसपैठियों के समर्थन में। तो जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, घुसपैठियों को नार्को टेस्ट करके, पॉलीग्राफ टेस्ट करके नहीं पूछा जाएगा कि तुम बॉर्डर पे अंदर कैसे आए और यहाँ आए तो तुम्हें बंगाल बॉर्डर से, असम के बॉर्डर से यहाँ तक कौन लाया, और यहाँ आए तो तुम्हारी झुग्गी किसने बनवाई, तुम्हारा आधार किसने बनवाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनवाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनवाया, तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। और जब तक केवल घुसपैठियों पे कार्रवाई होगी तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। घुसपैठियों के मददगारों पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, घुसपैठियों पे उसके बाद में होना चाहिए, तब कानून का खौफ पैदा होगा। और अगर हम सोच रहे हैं कि एनआरसी करके घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो घुसपैठिए 6 करोड़ हो चुके हैं। हमने असम में एनआरसी किया था और वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जब वहां रजिस्टर बनाने के लिए लेखपाल पटवारी गए, घुसपैठियों ने फिर 2-2 हज़ार पकड़ा दिया और नतीजा ये हुआ कि घुसपैठियों का नाम तो रजिस्टर में एंट्री कर लिया और असम के लोगों का नाम छोड़ दिया। बाद में फिर वहां हंगामा हुआ, पता चला असम के जो असली लोग हैं वो तो उनका नाम बाहर हो गया रजिस्टर से, घुसपैठियों का नाम जुड़ गया था। तो भ्रष्टाचारियों पे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको घूसखोरी को देशद्रोह घोषित करना होगा, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना होगा। अभी अपने बंगाल बॉर्डर पे एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया था, उसके पास 22 करोड़ रुपए हवाला के जरिए फंडिंग आई थी। आप सोचिए 22 करोड़ रुपए जिसके पास फंडिंग आई, उसने कितने घुसपैठियों को अंदर कराया होगा, तब तो 22 करोड़ आया ना। तो ये कड़वी सच्चाई है। भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, और जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक न भ्रष्टाचार रुकेगा न घुसपैठ रुकेगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका, घुसपैठ नहीं रुकेगी, तो भारत की डेमोग्राफी बदलती जाएगी। और अब बड़े चालाकी से ये घुसपैठिए हिंदू नाम से सारी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। अब ये घुसपैठिए सोनू, मोनू, डब्बू, बबलू, पप्पू ऐसे नामों से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, क्योंकि जिससे किसी को शक न हो। अब ये घुसपैठिए बाकायदा तिलक भी लगाते हैं, घुसपैठिए बाकायदा यहाँ पे हाथ में रक्षा भी पहनते हैं, राम राम भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ दिन के बाद जैसे इनको मकान वकान मिल जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, फिर बोलेंगे अब तो हम कन्वर्ट हो रहे हैं, अब तो हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। घुसपैठिए सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जहां झुग्गी वहां मकान, उस योजना का भी लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार की वजीफा भी ले रहे हैं घुसपैठिए, केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका घुसपैठिए लाभ ले रहे, राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में लोन भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। तो इनको एनआरसी करके ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तरीका यही है, फॉरेनर एक्ट को खत्म किया जाए 1946 में बने हुए, नए वाले बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। घुसपैठी और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। घुसपैठी और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, नागरिकता खत्म किया जाए।
आजीवन कारावास देना शुरू किया जाए। जैसे ही 100-200 लोगों को ये सजा मिली, कठोर सजा मिली, उसके बाद तो जो घुसपैठियों के मददगार हैं वो खुद ही घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के उनको बाहर निकालेंगे, उनसे खुद ही उनको भगाएंगे, फिर सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा और सारे घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।